खट्टा आम। रचनाकार आनंद। चल चल, जल्दी चल, कहीं कोई देख न ले। ऐसे बुदबुदाते हुए 16 से 17 साल के कुछ लड़कों का समूह खेतों की क्यारियों के बीच में से तेजी से निकल रहा था। धान के खेतों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर टेढ़े मेढ़े होकर चलते हुए बच्चे क्यारियों पर लगे फसलों को भी नचा रहे थे और दलदल में फंसने से अपने पैरों को भी। चाल में तेजी थी, जो कहीं एक जगह पर एक क्षण के लिए भी रुके तो पैर गीली मिट्टी में धंस जाई। सांझ होने में अभी देर थी, पर आकाश में काले बादलों ने ऐसा घेरा डाला हुआ था कि सूरज क्या, उसकी किरणों के भी दर्शन दुर्लभ थे। मानो विशालकाय मेघों के झुंड ने आज सूरज पर ग्रहण ही लगा दिया हो। बीच बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, कभी हो कभी न हो। तेज हवाएं भी उनका साथ पूरे लगन से दे रही थी। जैसे ही बूंदाबांदी चालू होती, एक तेज हवा का झोंका आता और उन्हें फुहारों की तरह धरती पर छींटने लगता। उत्तेजना बढ़ाने वाले ऐसे मौसम में भला सांव सलोने बच्चों का मन कैसे न डोलता। सो मचलते मन की डोर थामे बच्चे निकल पड़े आम के बगीचे की तरफ। बारिश के बूंदों की बौछारों में भीगने से खट्टे मीठे आम के टिकोलों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। बच्चे क्या, बड़े बूढ़ों को भी अवसर मिले तो वो भी चोरी छिपे इस आनंद का भोग करने से स्वयं को रोक न पाए। गांव की अंतिम छोर से कुछ खेत छोड़कर आगे आम का एक बड़ा बगीचा था। गोविंद, असित, अशोक और मिहिर गांव वालों की दृष्टि से छिपते छिपाते खेतों से होकर भागे जा रहे थे। वैसे तो धुंधले प्रकाश में किसी को ठीक ठीक दिखता भी नहीं, पर मन में बैठा चोर शांत कहाँ रहने देता है। अशोक, जल्दी चल, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। गांव वाले मारेंगे सो अलग और घर वाले डांटेंगे सो अलग। मिहिर, हां चल ही तो रहा हूं, तू चुप रह, ज्यादा बुदबुदा मत। जाने कौन छुपा हो खेतों में, कोई सुनेगा तो अभी ही गांव में खबर कर आएगा। असित, हां, बगिया कोई अधिक दूर नहीं है, बस 10 मिनट में हम वहां पर और हरे भरे आम हमारे हाथों में। हाहा, मुझसे तो धीरज ही नहीं रखा जा रहा। अशोक, अब और देर नहीं है मित्र, बस अपनी जीभ को जरा आराम दो और उन्हें खट्टे आम के टिकुलों का स्वाद लेने के लिए तैयार करो। अशोक की बात सुनकर सभी मित्र हंसने लगते हैं। हंसते हंसते एक दूसरे को हुड़काते भी है। अशोक, अरे असित, भाई तुमने नमक की टिकिया तो ली थी ना। असित, हम्म, रुको सोचने दो। आंगन से निकला था, फिर कमरे में गया था, फिर रसोई में गया तो था। पर तभी मां आ गई थी। हां, पर। अशोक, अपनी जेब में देखो जरा, धरी की नहीं। असित ने अपनी जेबें टटोली, पर यह क्या, कपड़े में तो एक भी जेब है ही नहीं। असित चौंका, बाकी लोग भी ठिठक गए। असित का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वह नमक की टिकिया लेना भूल गया। एक ओर उसकी आंखें सिकुड़ने लगी और दूसरी ओर अशोक और मिहिर की सांसें थम गई। दोनों उसे घूर कर देखने लगे। तभी गोविंद, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास नमक की 2 पुड़िया है, घर से निकलते समय मैंने रसोई घर से ले ली थी। चिंता मत करो, कम नहीं होगा। चारों ने अब कुछ राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगे। अशोक, भाई गोविंद, तूने बहुत अच्छा किया, नहीं तो आज इसने रंग में भंग डाल ही दिया था। टिकोले भी कोई बिना नमक के खाने वाली चीज है। टिकुलियों के छोटे छोटे टुकड़ों पर जब तक चुटकी भर नमक न डालो, तब तक वो किसी जहर से कम नहीं। तुझे पता है, मैंने सुना है कि कच्चे आम के टिकोले में जो ही काला नमक डालो, वो अमृत जैसा बन जाता है। खाते ही शरीर चुस्त दुरुस्त और मन तंदुरुस्त हो जाता है। मुंह बिचकाते हुए, और तो और, मैंने तो कहीं पढ़ा था कि इससे उम्र भी बढ़ती है। असित, तुझे सब पता है, बेकार की बातें करता है।
आम के टिकुलों से भी भला किसी की उम्र बढ़ती है। मिहिर, अरे भाइयों, अभी शांत ही रहो। अभी भी हम खेतों में ही हैं। कहीं कोई हमारी बकबक सुन न ले। वो देखो, बगान सामने दिख रहा है। बस जल्दी से वहां पहुंच जाइए। अशोक, सही कहते हो। एक बार वहां पहुंच गए, फिर मजे से आम खाएंगे। पेट सहलाकर मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। जाने ये बगान इतनी दूर कैसे चला गया। गीली मिट्टी में संभल संभल कर चलते चलते मेरे तो दोनों पैर दुखने लगे हैं। ठंड लग रही सो अलग, और पैरों में चिपचिपाहट हो रही सो अलग। गोविंद इन सब में सबसे शांत और संयमी था। बाकी तो बस आम खाने के विचारों में ही मस्त थे। न आगे की परवाह, न पीछे की। सब बातें करते और गोविंद लगातार चारों तरफ देखकर सतर्क होते रहता। जो किसी ने देख लिया तो भागने को समय भी तो चाहिए। पहचाने ना पहचाने, पर जल्दी भाग गए तो सावन की कुटाई से तो बच ही जाएंगे। अचानक खेतों में कुछ हलचल हुई। चारों के प्राण सूख आए। चारों जहां के तहां रुक गए। चंचल आंखें बड़ी बड़ी होकर चारों ओर घूमने लगी। चारों मित्रों ने एक घेरा बनाकर चारों दिशाओं का अवलोकन करना प्रारंभ किया। एक पूरब की ओर घूमा तो दूसरा पश्चिम की ओर देखने लगा। सांझ भी बस सर पर ही थी। जो भी बची खुची रोशनी थी वो भी ढलने लगी थी। अशोक, किस ओर से आवाज आई थी? मिहिर, पता नहीं, मुझे तो बस आवाज ही सुनाई दी। असित, किसी ने देख तो नहीं लिया? मुझे डर लग रहा है। आज सुबह भी डांट खाई है मैंने। वो फिर से दादाजी को बोल देगा और मेरी धुलाई ही हो जाएगी। मां तो मेरी राह देख ही रही होगी। अशोक, हंसते हुए, अच्छा है ना? गोविंद, अरे शांत रहो। किसी ने देखा होता तो सामने ना आता। ऐसे छिपके थोड़े बैठे रहता। मुझे लगता है हवा से कुछ हलचल हुई होगी। धान की फसलें हैं। एक छोटा सा हवा का झोंका भी उन्हें भयावह बना देता है। अशोक, ठीक है फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। बस बगान पहुंचने ही वाले हैं। गोविंद, हां। चारों जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें फिर से एक हलचल सुनाई दी। सब रुक गए। हलचल फसलों में से ही आ रही थी। गोविंद देखने के लिए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, जंगली भैंस का एक बच्चा उधर से निकला और भागा। उसे देख चारों मित्र भी भागे। दोनों एक दूसरे से डरकर भाग रहे थे। दो चार कदम भागते ही चारों आम के बगान में आ पहुंचे। रुककर थोड़ी गहरी सांस ली। अशोक, भगवान की कृपा है, हम पहुंच गए। जाने वो कौन सा जीव था? बड़ी भयानक नजर थी उसकी। अंधेरे में उसका चेहरा तो जैसे यमराज की ही याद दिला रहा था। चौंक कर, कहीं भेड़िया तो नहीं था? गोविंद, अरे नहीं नहीं, भैंसे का बच्चा था, जंगली भैंसे का। अशोक, मुंह बिचकाकर, फिर हम भागे क्यों? वो तो बच्चा ही था ना? गोविंद, हां, पर उसके आसपास उसकी मां भी तो होती। वो उसे अकेला थोड़े छोड़ती। विपरीत परिस्थितियों में खतरे का अंदेशा भी हो तो भी भागकर अपनी जान बचा लेनी चाहिए। जो जान ही ना बचे तो पछताना भी कैसे होगा? असित, चलो अब जल्दी से आम तोड़ते हैं। मिहिर, हां, वैसे तो तेज हवा से कुछ आम टूटकर गिरे ही होंगे। उन्हें ढूंढते हैं। चारों ने इधर उधर आम ढूंढने का प्रयास किया, पर अंधेरे में झाड़ियों में क्या ही मिले। सामने जो आम गिरे भी होंगे वो रखवाले चुन चुनकर सारे ले गए होंगे। सो किसी को कुछ न मिला। गोविंद, नीचे तो कुछ नहीं है, एक आम भी नहीं है। मिहिर, आम तो छोड़ो, एक छोटी सी आम की टिकुली भी मिल जाए तो बड़ी बात है। असित, तो अब हमें आम नहीं मिलेगा? गोविंद, मिलेगा, पर उसके लिए ऊपर पेड़ पर चढ़ना होगा। असित, पर चढ़ेगा कौन? मुझे तो पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता। मिहिर, हां, पेड़ पर तो मैं भी नहीं चढ़ पाऊंगा।
कल आंगन में फिसलकर गिर पड़ा था तो पैरों में चोट आ गई थी। चल तो लेता हूं, मगर पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। अशोक को ही चढ़ना होगा, उसे तो इसकी आदत भी है। असित, हां चढ़ तो जाए, पर अंधेरे में क्या दिखे क्या न दिखे, और पेड़ों पर फिसलन भी तो होगी। गोविंद, फिसलन तो होगी, पर और उपाय भी क्या है। तभी धड़ाम की एक आवाज कानों में पड़ी। असित, मिहिर और गोविंद चौंक कर हटे तो देखा अशोक गिरा पड़ा है। अशोक, आह। गोविंद, अरे ये तो अशोक है। तुम गिरे कैसे? पेड़ पर चढ़े थे क्या? तीनों ने अशोक को उठाया। अशोक, हां, प्रयास तो कर रहा था चढ़ने का, लेकिन पेड़ पर बहुत फिसलन है। पहला पांव रखते ही फिसल गया। गोविंद, अरे सोचते तो सही, हम अभी यही बातें कर रहे थे, तब तक तुम ऊपर चढ़ने भी लगे। बरसात का समय है, अभी छालों की नरमई जानलेवा काई में बदल जाती है। तुम ठीक हो? अशोक, हां ठीक हूं, बस कमर में थोड़ी चोट लगी है। असित, भाइयों, पता नहीं इधर सांप बिच्छू भी निकलते होंगे, जल्दी की कुछ करो, रात होने से पहले पहले हमें घर भी पहुंचना है। गोविंद, मैंने तो चलने से पहले ही मना किया था, देर हो चुकी थी, मौसम भी ठीक नहीं था। ऐसे में हमें बगान में नहीं आना चाहिए था, जाने क्या अनहोनी हो जाए। पर मेरी सुनता ही कौन है। अभी अशोक को कोई चोट वोट लग जाती तो। अशोक, नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। नीचे तो आम है न, नहीं तो मैंने सोचा कि एक बार ऊपर चढ़कर देख लूं, आना बेकार ना हो जाए, बस। मिहिर, नीचे तो सच में कुछ नहीं मिला, हम भी यही सोच रहे थे कि ऊपर पेड़ पर से ही दो चार आम तोड़ लिए जाए। अशोक, मैं एक बार और ऊपर चढ़कर देखता हूं, कहीं आम मिल जाए तो आना सफल हो जाएगा। मेरा बहुत मन है आम खाने का, बिना आम खाए तो आज मैं वापस नहीं जाऊंगा। गोविंद, अभी अभी तो गिरे हो, चोट का दर्द चला गया क्या? आम न खाओगे तो मर नहीं जाओगे, और जो गहरी चोट लग गई तो घर जाकर क्या कहोगे? कहां से चोट आई? तब तो खुद भी पिटोगे और हमें भी पिटवाओगे। सभी गोविंद की बातें सुनकर हंसने लगे। अशोक, फिर क्या करें तुम ही बताओ, इतनी दूर चल के आए हैं, वो भी ऐसे जैसे कोई चोर चोरी करके छिपते छिपाते भागता हो।